नमस्कार दोस्तों, स्टडी AKY चैनल पर प्रतियोगी परीक्षा मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के सवाल को हल करने से पहले हमें संख्याओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, संख्याएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक वास्तविक संख्या है, नंबर दो काल्पनिक संख्या, रियल नंबर या कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर। देखिए, वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और काल्पनिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए, ये जितनी संख्या आपको दिख रही हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम विषम, भाज्य भाज्य सहभाज्य, परिमेय संख्याएं, सारी संख्याएं कौन संख्या हैं, ये वास्तविक संख्याएं हैं। और काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? काल्पनिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनकी सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं, रियल में ऐसी कोई संख्या नहीं होती है। जैसे मान लीजिए, अगर √-2 ये क्या है? ये काल्पनिक संख्या है। ये ऐसी कोई संख्या होती नहीं है, हम मात्र सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर माइनस में हो, या कह सकते हैं √-3, √-4, ये सब कौन संख्या है? ये सारी संख्याएं काल्पनिक संख्या हैं। देखिए, किसी संख्या को हम कैसे जानेंगे ये काल्पनिक संख्या है या वास्तविक संख्या है। मान लीजिए, अगर मान ली कोई संख्या है, उस संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं, उस संख्या क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। अब जो वर्ग करने के बाद अगर यह संख्या 0 से बड़ी है, 0 से क्या है? बड़ी है, तो यह कौन संख्या कहलाएगी? ये वास्तविक संख्या कहलाएगी। अब देखिए, अगर मान लीजिए हम संख्या का वर्ग करते हैं और यह क्या है? 0 के बराबर है। मान लीजिए 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, तब भी ये कौन संख्या कहलाएगी? तब भी ये वास्तविक संख्या कहलाएगी। अब मान लीजिए हम संख्या का वर्ग करते हैं, दी गई संख्या का वर्ग करते हैं, और वर्ग करने के बाद जो वैल्यू आता है वह वैल्यू 0 से छोटा हो। देखिए, ये चिन्ह का ये जो साइन है, इसका मुख्य जिस साइड होगा वो क्या है? बड़ा है। देखिए, इसका मुख्य साइड है, मतलब संख्या का वर्ग बड़ा है, 0 छोटा है। यहां देखिए, यहां पे 0 साइड इसका मुंह है, इसका मतलब क्या है? संख्या छोटी है, ये 0 बड़ा है। जब संख्या का वर्ग करने पर उसका वैल्यू छोटा हो और 0 से बड़ा हो, मतलब 0 से छोटा हो, तो संख्या कौन संख्या कहलाएगी? काल्पनिक संख्या कहलाएगी। देखिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं -2, संख्या क्या लिए? -2। अगर हम इसका वर्ग करेंगे, तो क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि -2 का वर्ग के मतलब क्या हो जाएगा? -2 गुणे -2, माइनस प्लस हो गया, और 2 दूनी 4 आ गया। क्या आ गया? 4 आ गया। अब ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है? वास्तविक संख्या है। अब देखिए, अब हम कोई दूसरी संख्या लेते हैं, मान लीजिए हम 0 लेते हैं। 0 का अगर वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 के बराबर है, मतलब कि यदि संख्या 0 के बराबर है तब भी क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या कहलाएगी, तब भी ये वास्तविक संख्या है। मतलब कोई संख्या यदि माइनस में हो या कोई संख्या प्लस में हो या संख्या 0 हो, वो क्या है? वास्तविक संख्या, क्योंकि वह जो उसका जो वैल्यू आएगा वो 0 से अधिक होगा। अब देखिए, मान लीजिए हम एक काल्पनिक संख्या लेते हैं, मान लीजिए हम √-2 लेते हैं। संख्या क्या ले लिए? हम संख्या ले लिए √-2। ये कौन संख्या है? ये काल्पनिक संख्या है। देखिए, इसका वर्ग करेंगे, अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा -2 प्राप्त होगा। -2 0 से बड़ा है कि छोटा है? इसका मतलब -2 क्या है? 0 से छोटा है, मतलब 0 बड़ा है, -2 छोटा है, इसका मतलब कौन संख्या है? ये काल्पनिक संख्या है। इसका मतलब कि जितनी भी वैल्यू अंडर रूट के अंदर माइनस में है, जो भी संख्याएं अंडर रूट के अंदर माइनस में है, तो सारी संख्याएं क्या है? काल्पनिक संख्या है। अब देखिए, हम एक एक संख्याओं के बारे में जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या। देखिए, अब हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली वास्तविक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं कौन संख्याएं होती हैं? 1 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 अनंत तक, वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे 1 2 3 4, ये अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, सारी संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। मतलब कि हम लोग जो क्लास 1 2 में गिनती पढ़े थे, 1 से स्टार्ट होती थी और 100 तक पढ़ते थे, मतलब 1 से लेकर के जितनी भी अनंत तक संख्याएं, अगर हम कोई भी संख्या ले तो सारी संख्याएं कौन संख्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। दूसरा है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। देखिए, होल नंबर क्या होता है? अब देखिए, ये 1 2 3 अनंत तक क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर इसमें हम 0 को भी ऐड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अगर ध्यान समझिए, यहां पे 0 क्या है? पूर्ण संख्या है, 1 क्या है? पूर्ण संख्या है, 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन
वन प्राकृतिक संख्या है लेकिन 0 क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ध्यान समझिए, अगर 1 की बात किया जाए तो 1 क्या है, प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। 0 क्या है, पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका मतलब 0 से लेकर के अनंत तक जितनी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं क्या हैं, होल नंबर हैं, या कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं हैं। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्याएं, इंटीग्रल्स नंबर। देखिए पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर इनमें माइनस वाली संख्याओं को भी ऐड कर दिया जाए, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, ऐसे अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं, मतलब कि सारी माइनस वाली संख्या और सारी प्लस वाली संख्या और 0, इन सबको क्या बोलते हैं, हम पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। देखिए ध्यान समझिए, अगर 0 को बोला जाए तो 0 पूर्णांक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। अगर 1 को बोला जाए तो 1 पूर्णांक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या है। अगर यहाँ पे -1 की बात किया जाए तो -1 क्या है, पूर्णांक संख्या है लेकिन ना तो ये पूर्ण संख्या है ना तो प्राकृतिक संख्या है। नेक्स्ट है सम एवं विषम संख्याएं। देखिए सम संख्याएं कौन संख्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं वो संख्याएं होती हैं सम संख्याएं, और जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती है उन्हें क्या हम बोलते हैं, विषम संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी अनंत संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः क्या होती है, विभाजित हो जाती हैं, मतलब 2 से कट जाती हैं। ऐसी संख्याओं क्या बोलेंगे, हम सम संख्या बोलेंगे। अगर मान लीजिए ये क्या है, ये सम संख्याएं हैं। और ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें क्या बोलेंगे, हम विषम संख्या बोलेंगे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसी अनंत संख्याएं हैं जो क्या है, 2 से विभाजित नहीं होती हैं। जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं जो संख्याएं, उनको क्या बोलेंगे, हम विषम संख्याएं बोलेंगे। देखिए नेक्स्ट है भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, मतलब कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 1 के अलावा अन्य और किसी संख्या से विभाजित हो जाती है तो उसे क्या बोलेंगे, हम भाज्य संख्या। जैसे अगर हम 4 को देखा जाए, 4 क्या है, ये 2 से विभाजित हो जाएगा। 6 को देखा जाए तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा और 3 से विभाजित हो जाएगा। 8 को देखा जाए तो ये 4 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। अगर 9 को देखा जाए तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं क्या हैं, ये भाज्य संख्याएं हैं, मतलब 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से अगर विभाजित हो रही है तो वही संख्या क्या बोलेंगे, हम भाज्य संख्याएं बोलेंगे। ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ऐसी संख्या जो 1 के अलावा अन्य किसी अतिरिक्त और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे कहने का मतलब कि जो 1 के अलावा और किसी भी संख्या से नहीं कटती है उसे क्या बोलेंगे, हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 3, 5, 7, 11, 13 ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है। ये संख्या या तो 1 से विभाजित होंगी या तो खुद से विभाजित होंगी, मतलब कि ये अन्य किसी संख्याओं से विभाजित नहीं होंगी। ऐसी संख्याओं क्या बोलेंगे, हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। देखिए आपको हम बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं ताकि आपको अगर हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हल कराने लगेंगे तो आपको बिल्कुल समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए इसको बहुत इत्मीनान समझिए। नेक्स्ट है सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है, 2 संख्याओं के ऐसे जोड़े को हम सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे जो 1 के अलावा कोई कॉमन संख्या से विभाजित ना हो। जैसे मान चलिए अगर हम 4 और 5, अगर 4 और 5 को लिया जाए तो क्या है, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं। क्यों, क्योंकि अगर हम 2 को देखा जाए, 4 को देखा जाए तो ये 1 से विभाजित हो जाएगा और 5 भी 1 से विभाजित हो जाएगा। 1 के अलावा कोई ऐसा उभयनिष्ठ संख्या नहीं है जिससे ये भी विभाजित हो जाए और ये भी विभाजित हो जाए। जैसे मान चलिए अगर 2 से देखा जाए, 2 से 4 विभाजित हो जाएगा लेकिन 2 से 5 विभाजित नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो अगर 8 और 11 को देखिए तो क्या है, ये भी सहअभाज्य संख्याएं हैं, ये भी सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि 8 तो 2 से विभाजित हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 11 ना तो 2 से विभाजित होगा ना तो 4 से विभाजित हो जाएगा होगा। मतलब ऐसी संख्या जो 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है, मतलब दोनों संख्याएं विभाजित नहीं होती हैं एक ही संख्या से, तो उसे क्या बोलेंगे, हम सहअभाज्य संख्याएं बोलेंगे। अब देखिए मैं आपको एक संख्या लिखता हूं, इससे 8 और 12। 8 और 12 क्या है, ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। क्यों, क्योंकि
अगर हम 8 को देखा जाए 2 से विभाजित हो जाएगा, 4 से भी विभाजित हो जाएगा, लेकिन 12 भी 2 से विभाजित हो जाएगा और 4 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 4 क्या है, उभयनिष्ठ ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सहभाज्य संख्या नहीं है। सहभाज्य संख्या का मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक के अलावा कोई ऐसा कॉमन संख्या ना हो जिससे दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें और q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि यदि संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिख सकें और उस भिन्न का हर 0 नहीं है, इसका मतलब वो परिमेय संख्या है। देखिए जैसे अगर हम 1/2 देखें तो क्या है, इसमें एक अंश है और एक हर है, मतलब इसको हम भिन्न के रूप में है, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए अगर हम 0 देखा जाए, 0 क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, ये भी क्या है, p बाई क्यू के रूप में है, अतः ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए अगर हम -3/2 अगर इसको देखा जाए तो क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका q क्या है, 0 नहीं है, मतलब इसका हर 0 नहीं आता है, क्या है, ये परिमेय संख्या है। देखिए अगर देखा जाए 2/0 कोई संख्या है तो क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका हर जो है क्या है, 0 है, मतलब कि q इक्वल टू क्या है, 0 है, अतः क्या परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्याओं के लिए क्या होना चाहिए, परिमेय संख्याओं के लिए आपका q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब उसका हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर देखा जाए हम एक संख्या लेते हैं, मान लें -2, ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि -2 को हम -2/1 लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, इसे p बाई क्यू के रूप में हम लिख दे रहे हैं, तो क्या है, ये परिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अपरिमेय संख्याएं, मतलब इरेशनल नंबर। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब कि ऐसी संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे √2, देखिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि √2 का मान होता है, √2 का मान क्या होता है, 1.41421356 ऐसा आता रहेगा। मतलब कि अगर हम इसको भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम भिन्न के रूप में लिखने का मतलब ये है कि इसके बटे में ये दशमलव हटाने के लिए कितना 0 बढ़ाएंगे, हम 0 बढ़ाते रहेंगे लेकिन ये खत्म नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अतः क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए अगर यहाँ पे हम 0.1 की बात किया जाए तो 0.1 क्या है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं, 0.1 को लिख सकते हैं 1/10, तो 1/10 लिख दे रहे हैं, इसका मतलब ये इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख दे रहे हैं, अतः क्या है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन √2 क्या है, √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.41421356 और भी आगे ऐसा आता जाएगा। इसका मतलब अगर इसको हम भिन्न के रूप में लिखना चाहें भी तो नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस दशमलव को हटाने के लिए हम 1 लिख करके कितना 0 बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है कि कितना 0 हम बढ़ा दें, ताकि जो है ये इसको दशमलव हटा करके भिन्न के रूप में लिखा जा सके। इसका मतलब क्या है कि √2 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर √3 की बात किया जाए, इसको देखें, इसका वैल्यू कितना होता है, 1.732058 ऐसा आता जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसको भी हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं सकते हैं, इसको p बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दशमलव को हटाना पड़ेगा, मतलब भिन्न के रूप में लिखने के लिए दशमलव को हटाना पड़ेगा। दशमलव को हटाने के लिए हमें कोई निश्चित पता नहीं है कि 1 लिख करके कितना 0 बढ़ाएं कि ये दशमलव हट जाए, क्योंकि ये संख्याएं कहाँ हैं, अनंत तक ऐसी आती जाएंगी। इसका मतलब ये क्या है, √3 परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए अगर मान लीजिए कोई संख्या ऐसा है, इसे मान लीजिए कि 1.33333, ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि यह एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जैसे मान चलिए अगर 1/3 ये क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन इसको दशमलव के रूप में हम लिखे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा इसका वैल्यू आएगा 0.3333 ऐसा आता जाएगा।
इसका मतलब है कि ये 1/3 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन इसको दशमलव के रूप में लिखें तो 0.333 ऐसा आता जाएगा। तो अगर एक ही संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है तो इसका मतलब कि उसे भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, अतः ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन ऐसी संख्या जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, दशमलव के बाद किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है या एक पैटर्न नहीं चल रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं, जैसे मान चलिए अगर मान ली दिया हुआ है संख्या 1.312 देखिए ये क्या है, 312 एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब कि इसको भी हम दशमलव के रूप में से इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अतः ये क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि ये दशमलव के बाद एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो इसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अतः क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि पाई का मान कितना होता है, 3.141592 ऐसा आता जाएगा। इसका मतलब कि इसको भी हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अतः इसे हम क्या बोलेंगे, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। तो हम आपको काल्पनिक संख्याओं और वास्तविक संख्याओं की सारी संख्याओं के बारे में आपको बता दिए। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित सवाल। देखिए प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित सवाल को पढ़ने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलों को जानना बहुत आवश्यक है। जैसे मान लीजिए अगर संख्याएं दिया हुआ है a, b, c, d, ऐसी बहुत संख्याएं दिया हुआ है और मान लीजिए अंतिम पद दिया हुआ है l, तब क्या होगा, अगर ये संख्याएं समांतर श्रेणी में है, ध्यान समझिए, अगर ये संख्याएं समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी का मतलब ये हो गया कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो समान होना चाहिए। जैसे b माइनस a के बीच जो अंतर होना चाहिए वही क्या होना चाहिए, c माइनस b के बीच अंतर होना चाहिए, वही d माइनस c के बीच अंतर होना चाहिए। इसी प्रकार मतलब कि जो भी एक सीरियल में दिया हुआ है, संख्याओं को दिया हुआ है और उनमें क्रमागत संख्याओं के बीच अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इसे क्या कहेंगे हम, समांतर श्रेणी। अगर ये संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो इसके लिए कुछ फार्मूले हैं, इनको जानना आपको बहुत आवश्यक है। जैसे यनवा पद इक्वल टू का फार्मूला होता है, यनवा पद। देखिए यनवा पद का मतलब हुआ कि दूसरा पद, तीसरा पद या चौथा पद या पांचवा पद या अंतिम पद, कोई पद हो तो यनवा पद का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। ध्यान समझिए, इसमें जो a है, a क्या है, a इक्वल टू, ये प्रथम पद है, मतलब पहला पद, प्रथम पद। देखिए अगर ऐसी संख्याओं के बारे में देखा जाए तो इसमें प्रथम पद क्या है, a है, मतलब कैपिटल क्या है, प्रथम पद, मतलब ये पहला पद है। तो यहाँ पे क्या है, पहला पद। नेक्स्ट है d क्या है, d है सार्वंतर, सार्वंतर। देखिए सार्वंतर का मतलब हुआ दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, जैसे b माइनस a, या कह सकते हैं बराबर, या कहते हैं c माइनस b, क्योंकि सब समान ही है, या कह सकते हैं कि d माइनस c। इस प्रकार क्रमागत संख्याओं के बीच के अंतर क्या बोलेंगे हम, सार्वंतर बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, यन क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए कि ऐसी संख्याएं दे दिया हुआ है और अंतिम पद दे दिया हुआ है, तो आपसे पूछ सकता है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। अंतिम पद दे दिया हुआ है तो पदों की संख्या में क्या निकालना होगा, यन। तो यन अगर निकालना होगा तो यन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहां से यन निकालना है तो यन इक्वल टू हो जाएगा यल माइनस ए बाई डी प्लस 1। ध्यान समझिए, हम इसी यन को रोक कर बाकी चीज को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमको ये फार्मूला मिल जाएगा। तो इससे क्या निकाल सकते हैं, हम पदों की संख्या निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम इन सभी पदों का योगफल निकालना है, तो मान लीजिए पदों का योगफल निकालना होगा, तो उसके लिए फार्मूला है पदों का योगफल, योगफल यस इक्वल टू हो जाएगा यल प्लस ए बाई 2 इंटू यन। ध्यान समझिए, यल क्या है अंतिम पद, ए क्या है प्रथम पद, यन क्या है पदों की संख्या। मतलब अगर पदों का योगफल निकालना है तो अंतिम पद प्लस
पहला पद बाई 2 इंटू पदों की संख्या, या कह सकते हैं एक दूसरा फॉर्मूला भी है, यस इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2 और बड़े ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगली जो ये फार्मूला है पहला वाला, ये फार्मूला इसी फार्मूले का मॉडिफाई करके इसको बनाया गया है। तो इस प्रकार आप जो है पदों के योगफल आप निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे मान लीजिए बहुत संख्याएं दिया हुआ है और संख्याओं का योगफल दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इनके बीच का पद क्या होगा। मान लीजिए हम लिख सकते हैं कि n क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम से, क्रमागत संख्याओं का योग बराबर अगर यस है तो मध्य पद इक्वल टू, मध्य पद या बीच का पद क्या हो जाएगा, बीच का पद इक्वल टू हो जाएगा, जो पदों का योगफल है उसको हम पदों की संख्या से भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बीच का पद मिल जाएगा। ध्यान समझिए। लेकिन यहां पर जो n है, यहां पर n क्या होना चाहिए, m इक्वल टू विषम संख्या होनी चाहिए, विषम संख्या, क्योंकि विषम संख्याओं में ही तो बीच का पद होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम 5 संख्या लेते हैं तो मान लीजिए a b c d e, इसमें बीच का पद कौन सा हो गया, इसमें बीच का पद क्या है, c है। ध्यान समझिए। लेकिन ये पदों की संख्या इसमें कितनी है, विषम है, मतलब कि 1 2 3 4 5, यहाँ पदों की संख्या क्या है, 5 है, मतलब क्या है, विषम है। अगर मान लीजिए पदों की संख्या 7 है तो बीच वाला पद क्या हो जाएगा, मान लीजिए डी ई एफ जी, मान लीजिए पदों की संख्या 7 है तो बीच का पद कौन सा हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, क्योंकि डी के इस साइड 3 पद हैं और उस साइड भी 3 पद हैं। तो यार ध्यान समझिए, यहाँ पे पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए, क्योंकि अगर पदों की संख्या सम है तो बीच का कोई पद आएगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए अगर 4 संख्या दिया हुआ है ए बी सी डी, तो यहाँ पे बोला जाए बीच का पद कौन सा है, तो बीच में कोई पद नहीं है, बीच में सिर्फ 2 पद हैं। तो अगर एक सिंगल पद की बात की जाए तो बीच में कोई सिंगल पद नहीं है, इसलिए जो n है, n क्या होना चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए, मतलब विषम संख्याओं पर यह फॉर्मूला लागू होता है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यस हो तो उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक यस से किस रूप में संबंधित होगा। देखिए ध्यान समझिए, पूर्णांकों की संख्या कितनी है, 5, मतलब n बराबर 5, इनका योग क्या है, यस। तो मध्य पद क्या होगा, मध्य पद होगा, मध्य पद इक्वल टू क्या होगा, यस बाई n होता है। ध्यान समझिए, यहाँ n इक्वल टू कितना है, 5 है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, यस बाई 5। ध्यान समझिए, मान लीजिए अगर a b c d e ये 5 पद हैं तो इसमें मध्य का पद कौन सा होगा, c होगा। अगर ये क्रम वाइज हैं तो मान लीजिए ये जो c है, c इक्वल टू कितना आ गया, मध्य पद कितना आ गया हमारा, यस बाई 5 आ गया। अब देखिए d वाला क्या होगा, मतलब c से एक बड़ा होगा और e वाला क्या होगा, उससे बड़ा होगा। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा पद कौन सा है, तो सबसे बड़ा पद अंतिम वाला होगा, मतलब e होगा। तो ध्यान समझिए, अगर सबसे बड़ा पद ये है तो c से वो कितना बड़ा है, मतलब 1 2 2 बड़ा है, तो मतलब कि 1 प्लस 1 ये इतना बड़ा है, तो हम कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यस बाई 5 प्लस 2। देखिए यस बाई 5 प्लस 2 को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए समझिए इसके बटे में 1 है, अगर इसको हल करेंगे 5 और 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा। अब देखिए भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो यस ही यहाँ रहेगा, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, यस प्लस 10 बाई 5, ये आपका आंसर है। इसका मतलब कि ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट के कितने पदों का योगफल 5050 होगा। ध्यान समझिए, दिया हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे अंत तक दिया हुआ है, कह रहा है इसके कितने पदों का योगफल कितना होगा, 5050 होगा। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें पदों का योगफल दिया हुआ, मतलब यस इक्वल टू दिया हुआ है 5050। अब देखिए प्रथम पद क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए इक्वल टू कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। और डी क्या सार्वंतर है, सार्वंतर कितना दिया हुआ है, देखिए 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 आएगा, मतलब सार्वंतर क्या है, अंतर क्या है, 1 का है। अब हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है
n मतलब कि कितने पदों का योग जो है 5050 होगा। ध्यान समझिए, देखिए यस इक्वल टू होता है n बाई 2 और ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। देखिए यस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5050 दिया हुआ है और n का वैल्यू हमें निकालना है तो n बाई 2 लिख देते हैं। ध्यान समझिए 2 और a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं प्लस n का वैल्यू हमें निकालना है इंटू d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। देखिए इस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 0 0 और 2 पंचे 10 के 0, यहाँ 0 है तो यहाँ 10 पूरा हो जाएगा, 2 पंचे 10 इतना इक्वल टू हो जाएगा। देखिए 2 का गुणा n का गुणा इसमें करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो 2 का नाम 2 है, n से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2n प्लस इस n का गुणा इस n में करेंगे तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर और इस n का गुणा जब -1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा -n। देखिए यहाँ पे 2n है, यहाँ पे -n है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n में से 1n कम हो जाएगा, कितना बचेगा 1n बचेगा। तो हमारा फाइनली कितना बचेगा, देखिए n स्क्वायर है, हम n स्क्वायर लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 2n है और n है तो घट जाएगा, कितना बचेगा +n बचेगा। अब देखिए इसको उस साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, मतलब -10100 इक्वल टू क्या बचेगा इस साइड 0 बचेगा क्योंकि हम इसको उस तरफ ले चले गए हैं। तो ये द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण को हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस चिन्ह है, इसका मतलब इसका ऐसा दो गुणनखंड करें जिनका अंतर कितना होना चाहिए, यहाँ पे n का गुणनखंड कितना है 1 है मतलब 1 के बराबर होना चाहिए। ध्यान समझिए, हम इसको 100 गुणे अगर 101 करें तो देखिए दोनों गुणा कितने किसके बराबर का, इसके बराबर हो जाएगा। देखिए इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, अगर 101 में 100 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 101 n माइनस 100 n माइनस 10100 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे n कॉमन है, n कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा n प्लस 101 बचेगा। देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है -100 कॉमन है, -100 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे n बचेगा, चूँकि यहाँ माइनस कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बचेगा प्लस हो जाएगा। और इसमें से 100 कॉमन कर लेंगे तो 100 कॉमन कर ले, देखिए इन दोनों गुणा ये है, अगर इसमें 100 निकाल देंगे तो क्या बचेगा 101 बचेगा, मतलब 101 इक्वल टू 0। देखिए n प्लस 101 n प्लस 101 दोनों पदों में क्या है n प्लस 101 है तो हम n प्लस 101 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा n बचेगा और यहाँ क्या बचेगा -100 बचेगा इक्वल टू 0। देखिए इसको उस साइड ले गए 0 हो जाएगा, मतलब n माइनस 100 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, मतलब n की वैल्यू कितना आ गया 100, मतलब कि इसके 100 पदों का योगफल कितना हो जाएगा 5050 हो जाएगा। इसका मतलब कि ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 प्लस ... के 15 पदों का योगफल क्या होगा। ध्यान समझिए, दिया हुआ है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 के 15 पदों का योगफल क्या होगा। देखिए यहाँ पदों की संख्या कितनी है n इक्वल टू 15 है तो हमें योगफल निकालना है। तो योगफल का फॉर्मूला एक बताए थे, अगर यदि अंतिम पद दिया हो तो हम क्या करेंगे a प्लस l इंटू n बाई 2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे अंतिम पद नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए यस हमको निकालना है, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, 15/2 हो गया। ध्यान समझिए यहाँ 2 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ a इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये a है पहला पद, और d का वैल्यू कितना दिया हुआ है d इक्वल टू दिया हुआ 3 में से 1 घटा देंगे कितना आएगा 2 आएगा। देखिए 2 इंटू 1 प्लस n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15, 15 माइनस 1, d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2। देखिए ध्यान समझिए यस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 15/2। देखिए
यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 से 1 गुणा करेंगे, प्लस 15 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 14, 14 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28। अब देखिए 28 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 15/2 गुणे 30 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 गुणे 15 कितना हो जाएगा 225। ये आपका आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही है। क्या है 3 का गुणज नहीं है, मतलब वो 3 से नहीं करता है। तो देखिए हमको एक प्रकार की श्रेणी मिल गई। क्या करेंगे इसमें, हम प्रथम पद क्या है a=3 है, ध्यान समझिए, और अंतिम पद n = कितना दिया हुआ है 48। अब देखिए इसमें पदों की संख्या निकालना है। पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 3 है और ये क्या है पहला पद 3 है, इसका मतलब ये 48 है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 16 3 48, लगभग 16 पद आएंगे। पदों की संख्या n कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप निकाल भी सकते हैं। n = हो जाएगा l-a/d + 1 होता है। देखिए l का वैल्यू कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। 48 में से a का वैल्यू कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है। देखिए d का वैल्यू कितना दिया हुआ 3 हो जाएगा, क्योंकि 6 मतलब 3 का गुणज है तो सब में 3 3 का अंतर है, बटे 3 + 1। देखिए 48 में 3 घटा देंगे तो 45 बचेगा, बटे 3 + 1। देखिए 3 का नाम 3 3 15 में मतलब 15 3 45, 15 1। देखिए ये 15 + 1 कितना हो गया 16 हो गया, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया। तो यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें यस निकालना है, मतलब इनके पदों का योगफल निकालना है। देखिए अगर अंतिम पद और पहला पद और पदों की संख्या दिया हुआ है तो आपको फॉर्मूला बताया था l + a/2 इंटू n। l का वैल्यू कितना दिया हुआ है, l का वैल्यू 48 है तो यहाँ 48 लिख देंगे, प्लस a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, इंटू n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, बटे में क्या है 2 है। अब देखिए 2 का नाम 2 और 2 8 2 8 16 हो गया। देखिए 48 + 3 कितना हो जाएगा 51। 51 गुणे कितना हो गया 8। 51 को 8 से गुणा कर दीजिए, 8 का नाम 8 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 408। यही आपका आंसर हो गया। इसका मतलब कि ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिया है 1 + 2 + 3 + 4 ... 10 = 55, तो 11 + 12 + 13 .. 20 किसके बराबर है। ध्यान समझिए, दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 .. करके दिया हुआ है 10। लास्ट वाला पद कौन सा है 10 = कितना दिया हुआ है 55। ध्यान समझिए, अगर कह रहा है इतना = 55 हो तो कह रहा है 11 + 12 + 13 + 14 + ऐसा लास्ट पद क्या है 20 का योग क्या होगा ये पूछ रहा है। ध्यान समझिए, इसमें पदों की संख्या कितना है 1 2 3 सीरियल वाइज है, कहाँ तक है 10 है। इसका मतलब पदों की संख्या इसमें कितना है n = 10 है। इसमें भी देखिए 11 से लेकर 20 तक है, तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें भी 10 हो जाएगी। देखिए पहला पद क्या दिया हुआ है a = 11 दिया हुआ है, और दोनों के बीच अंतर कितना दिया हुआ है, मतलब जो दूसरा पद है और पहले पद के बीच अंतर कितना है 1 का है, तो मतलब d = कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमें यस = मालूम होना चाहिए l + a/2 इंटू n। ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए। देखिए यहाँ l का वैल्यू मतलब अंतिम पद क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, 20 प्लस पहला पद क्या दिया हुआ है 11 बटे 2 गुणे पदों की संख्या कितनी है 10 है। 2 से काट देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 5 बचेगा। देखिए 20 + 11 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 31 गुणे 5। अब 31 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 का नाम 5 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, कितना आ गया 155। ये आपका आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + ... 49 + 50 + 49 + 48 .. 3 + 2 + 1 इसका योगफल पूछ रहा है। ध्यान समझिए,
यहाँ पे आपको एक संख्या दिया हुआ है, इनका क्या पूछ रहा है, योगफल दिए पूछ रहा है। इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे, एक ट्रिक यूज करेंगे। देखिए यहाँ तक जो वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ तक इसको अलग हल कर लेते हैं, अब प्लस यहाँ तक इसको अलग हल कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ तक कैसे हल करेंगे, देखिए इसमें प्रथम पद क्या है, a = 1 है, और d = क्या है, d = मतलब दो पदों के बीच में अंतर कितना है, 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, समय मतलब 1 1 का अंतर है। इसका मतलब d का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अब पदों की संख्या n कितना है, पदों की संख्या देखा जाए तो 1 से लेकर सीरियल वाइज कहाँ तक है, 50 तक है। इसका मतलब पदों की संख्या भी 50 होगी, क्योंकि पहला पद 1 है, दूसरा पद 2 है, तीसरा पद 3 है, लास्ट पद क्या है, 50 है। इसके मतलब पदों की संख्या कितनी होगी, 50 होगी। अब देखिए हमको क्या निकालना है, इनका योगफल। तो यहाँ तक का योगफल हम निकालेंगे तो यस = हो जाएगा l + a/2 × n। ध्यान समझिए, यहाँ पे l का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50, मतलब अंतिम पद कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो l = यहाँ 50 दिया था, इसको हम नहीं लिखे थे। तो यहाँ अंतिम पद क्या है, 50 है। तो l = कितना हो जाएगा, सॉरी 50 हो जाएगा, प्लस a का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, /2 × पदों की संख्या n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये 50 दिया हुआ है, 50 लिख देंगे। देखिए 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 50 + 1 कितना हो जाएगा, 51, 51 × 25, और 51 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से करना 25 का 5 हो जाएगा। अब 25 पंचे 125, 125 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। मतलब कितना आ गया, 1275। यही आपका, सॉरी ये आंसर नहीं है, यहाँ तक का योगफल है, यहाँ तक का। अभी हमको किसका निकालना है, 49 + 48 पर डॉट 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 लेकर 1 तक। तो मतलब अगर देखा जाए यहाँ तक का योगफल कितना है, 1275 है। तो अगर हमको इसका योगफल निकालना होगा तो इसमें देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम ही है, बस अंतर क्या है कि इसमें 50 तक है, इसमें 49 तक ही है। मतलब ये क्या है, इसमें 50 और जोड़ दिया था तो क्या होता, इसके बराबर होता। इसका मतलब जो ये संख्या आई, इनका योगफल जो आया है 1275 आया हुआ है। तो मतलब अगर इसका योगफल निकालेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ इससे 50 कम रहेगा, क्योंकि इसमें 50 ही ज़्यादा है। ध्यान समझिए, यहाँ पे 50 ही ज़्यादा है, बाकी अगर 49 से लेकर के ये पूरा क्या है, इसके बराबर ही है। तो क्या करेंगे, हम इसमें 50 घटा देंगे, जो वैल्यू आएगी क्या हो जाएगा, इसका योगफल हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 1275 में अगर हम 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1275 में 50 घटाएंगे तो हो जाएगा 1225। अब देखिए ये 1225 किसका योगफल हो गया, इसका हो गया। अब 1275 किसका हो गया, इसका हो गया, मतलब इसका। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1275 + 1225। अब दोनों जोड़ दीजिए, 5 5 10, 2 और 7 मिलके 9 1 10, ये भी 10, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 और 2 मिलके 4 हो गया, एक हासिल कितना हो गया, 5 हो गया, 1 1 2 कितना आ गया, 2500 आ गया। ये आपका आंसर है। इसका मतलब कि इन सब का योगफल कितना आएगा, 2500 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 हो तो इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है। देखिए पदों की संख्या कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और इन 7 पदों का समपूर्णांकों का योगफल कितना दिया हुआ है, यस = दिया हुआ है 140 दिया हुआ है। तो हमें मध्य का पद अगर निकालेंगे तो मध्य का पद मतलब कि चौथा पद, मध्य पद कौन सा होगा, चौथा पद, क्योंकि कुल पदों की संख्या कितनी है, 7 है। तो मतलब 3 इस साइड 3 उस साइड, बीच में जो है मध्य पद होगा, मतलब बीच वाला पद जो होगा क्या है, चौथा पद होगा। तो मध्य पद कौन सा है, चौथा पद। तो चौथा पद क्या हो जाएगा, मध्य पद निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था, S/N। देखिए यस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। अब 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, कितना आ गया, 20 आ गया। मतलब कि मध्य का पद कितना है, 20 है। 20 क्या है, चौथा पद है, मतलब 20 क्या है, चौथा पद है। ध्यान समझिए, मतलब जो सबसे बड़ा समपूर्णांक होगा वो क्या होगा, कौन सा पद होगा, मतलब चौथा के बाद 5वां 6वां 7वां, मतलब 7वां होगा। तो 7वां पद कौन सा होगा, देखिए समपूर्णांक है तो 20 के बाद जो अगला पूर्णांक आएगा वो कौन सा होगा, 21 तो होगा नहीं, क्योंकि 21 क्या है, विषम समपूर्णांक है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक और जोड़ना पड़ेगा। मतलब कि हर पद में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, क्योंकि समपूर्णांक कह रहा है। समपूर्णांक मतलब कि जो 2 से विभाजित हो जाए। तो 20 के बाद क्या आएगा, 22 आएगा, 22 के बाद क्या आ जाएगा, 24 आएगा। ध्यान समझिए, हम 20 में कितना जोड़ेंगे, 5वां पद अगर देखा जाए इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 5वां पद मिल जाएगा। अगर 6वां पद देखा जाए तो कितना जोड़ेंगे, 2 और जोड़ देंगे। अगर 7वां पद देखा जाए तो क्या करना पड़ेगा, 2 और जोड़ना पड़ेगा। मतलब कि 20 में कितना जोड़ना पड़ेगा,
6 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ये क्या है, सातवां पद क्या हो गया 26 हो गया, यही सबसे बड़ा पद है। इसका मतलब आंसर कौन सही है, ऑप्शन। देखिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योग फल 133 हो तो न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या संख्या क्या है। देखिए पदों की संख्या कितनी दिया हुआ है, इसमें 7 दिया हुआ है, ध्यान समझिए। अब कह रहा है कि पदों का योगफल कितना है 133 दिया हुआ है। देखिए तो पदों की संख्या 7 है तो मध्य पद कौन सा हो जाएगा, मध्य पद क्या हो जाएगा, मध्य पद इक्वल टू होता है यस बाई यन। यस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 133 दिया हुआ है, और यन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। देखिए 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ देखिए 7 एकम 7 हो जाएगा, और 7 6 7 9 63, मतलब कितना आएगा 19 आ गया। मतलब पदों की संख्या मध्य पद कितना आ गया 19 आ गया। ध्यान समझिए, मध्य पद मतलब कि चौथा पद, चौथा पद क्या है 19 है। तो कह रहा है सबसे न्यूनतम, ध्यान समझिए ये कौन सा है, चौथा पद है, 19 क्या है चौथा पद है। तो सबसे न्यूनतम कौन सा होगा, पहला पद होगा सबसे न्यूनतम। तो विषम पूर्णांक का मतलब कि देखिए 19 के पहले कौन सा आएगा, 18 तो आएगा नहीं, क्योंकि 18 क्या है सम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक कौन होगा, 19 के पहले क्या है 17, मतलब 2 घटा देंगे। देखिए ध्यान समझिए 4 है, तीसरा नंबर कौन सा होगा 17 होगा, दूसरा कौन सा होगा 15 होगा। अगर पहला देखा जाए तो यही सबसे कम होगा, क्या होगा ये 13 होगा। इसका मतलब कि अगर 19 में हमको कितना घटाना पड़ेगा, 2 2 4 2 6 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 13। चाहे आप इस तरह निकाल लीजिए, चाहे आप इस तरह निकाल लीजिए, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा 13। इसका मतलब कि ऑप्शन डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ध्यान समझिए 100 और 200, 100 और 200 के बीच 3 से गुणा करके बनी संख्या। देखिए 100 के बाद कौन सी संख्या ऐसी होगी जो 3 से कट जाए, मतलब 3 का गुणज हो। ध्यान समझिए 100 के बाद 101 देखा जाए तो 3 का गुणज नहीं है, क्योंकि 101 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब एक और जोड़ना पड़ेगा, मतलब 102। पहले पद क्या होगा 102। अगर देखिए कौन संख्या 3 से कट जाए, इसको पता करने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, फिर देखिए 3 से कटता नहीं कटता है, मतलब सभी अंकों को। इस संख्या में कितने अंक हैं 1 2 3, अगर 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब 3 3 से विभाजित हो जाएगा। मतलब इसका मतलब कि पहला क्या होगा 102 होगा। अब देखिए इसमें 3 जोड़ दीजिए, हमको दूसरा मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 105 मिल जाएगा। इसी प्रकार लास्ट में क्या है 200 है, तो 200 तो 3 से कटेगा नहीं, तो 100 और 200 के बीच में ही देखना है। तो कितना हो जाएगा 199, 199 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 198, ये क्या है 3 से कट जाएगा। लास्ट वाला पद कौन होगा 198, मतलब पहला पद क्या हो जाएगा 102 और लास्ट का पद 198। देखिए समझ में आ गया ना कैसे आया। हमें 100 और 200 के बीच में देखना है, 100 जो 3 से गुणा होकर बनी हो, तो 100 में कौन सा 100 के बाद पहली संख्या है जो 3 से गुणा होकर बनी हो। देखिए 101 देखा जाए तो 103 से कटेगा नहीं, नेक्स्ट क्या है 102 3 से कट जाएगा। फिर अगर इसमें 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 जोड़ने का मतलब 105, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। फिर अगला 3 जोड़ेंगे 108 हो जाएगा, वो भी 3 विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार लास्ट क्या है 200 के अंदर लाना है हमको। 200 तो 3 से गुणा करने पर बनी नहीं है, मतलब कि 200 3 से विभाजित नहीं होगा। तो इसके पहले कौन संख्या है 199, वो भी 3 से विभाजित हो जाएगा। उसके पहले देखेंगे कितना हो जाएगा 198, ये 3 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि इनके सभी अंकों को अगर जोड़ेंगे तो उनका योग 3 से विभाजित हो जाएगा। देखिए 9 + 8 कितना हो गया 17 हो गया, और 1 जोड़ेंगे 18 हो गया, मतलब कि 18 को 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 3 6 18। इसका मतलब कि 198 ये लास्ट पद होगा। देखिए हमें पदों की संख्या निकालना है। पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, पदों की संख्या के लिए बताया था n = L-A/D + 1। देखिए कितने पद होंगे बीच में निकालने के लिए क्या करेंगे, L क्या है 198 है, माइनस A का वैल्यू कितना है 102 है, बटे में क्या हो जाएगा। देखिए अंतर कितने का है 3 3 का अंतर है, 3 + 1। देखिए n = हो जाएगा, देखिए 198 में से 102 घटा देंगे तो कितना बचेगा 96 बचेगा, /3 + 1। देखिए 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक करना 3 दूनी 6 32 आ गया, 1 प्लस कितना हो गया 33 हो गया, मतलब पदों संख्या कितनी आ गई 33। ध्यान समझिए, तो A = कितना हो गया 102, और L = कितना दिया हुआ है 198, और n = देखा जाए तो कितना आया है हमारा 33 आया है।
तो यस हम इनका योगफल निकालना है। यस इक्वल टू कितना हो जाएगा, यल प्लस ए बाई 2 इंटू यन। ध्यान समझिए, यल का वैल्यू कितना है 198 प्लस ए का वैल्यू कितना है 102 इंटू यन का वैल्यू कितना है 33 बाई 2। देखिए 198 प्लस 102 इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 201 300 300 बटे 2 गुणे 33। देखिए 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 150, 150 में गुणा करेंगे 33 का कितना हो जाएगा 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, 45 4 49, कितना 0 1 0 है, कितना आ गया 4950। यही आपका आंसर है। इसका मतलब कि ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए अगर प्रथम बोला जाए मतलब कि 1 से स्टार्ट है 1 प्लस दूसरा क्या विषम संख्या कौन है 3 है, तीसरा क्या है 5 होगी। इसी प्रकार जो है कितने संख्याएं हैं 20 संख्याएं हैं, मतलब पदों की संख्या कितनी है 20 है। तो कह रहा है इनका योगफल क्या होगा। देखिए अगर प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल निकालेंगे या n विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो हमको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जो है जितना पद दिया हुआ है मतलब n स्क्वायर उसका स्क्वायर कर दीजिए। अगर यहाँ पे 20 दिया हुआ है तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए, हमें आंसर मान मिल जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 गुणे 20 और 20 गुणे 20 कितना हो जाएगा 400। ये आपका आंसर है। देखिए अगर हम इस प्रकार निकालेंगे तब भी क्या हो जाएगा हमारा आंसर यही आएगा 400 आएगा। देखिए कैसे, देखिए मान लीजिए पहला पद क्या है ए है, सॉरी 1 है, दूसरा पद 3 है, तीसरा क्या है 5 है। इसी प्रकार पदों की संख्या कितनी है n है, n सॉरी 20 है, तो मतलब कि n इक्वल टू कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। तो हम अंतिम पद निकालेंगे तो अंतिम पद का फॉर्मूला बताया था कि क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अंतिम पद n इक्वल टू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है, प्लस पदों की संख्या कितनी है 20 है, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 1 है। क्यों, क्योंकि पहला पद क्या है a इक्वल टू 1 है और d इक्वल टू कितना है 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 है। देखिए n इक्वल टू हो जाएगा 20 में से 1 कम हो जाएगा कितना बचेगा 19, 19 दूनी 38, 1 39। n का वैल्यू कितना आ गया 39, n का वैल्यू कितना है 20। तो हमें क्या है इनका योग निकालना है, तो क्या निकालेंगे l प्लस a बाई 2 इंटू n, सेम ही फॉर्मूला। देखिए l का वैल्यू कितना दिया हुआ है 39 प्लस a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 इंटू n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 बटे में 2। 2 से काटेंगे यहाँ कितना हो जाएगा 10 बचेगा। देखिए 39 एक 40 और 40 गुणे कितना है 40 गुणे 10 कितना आ गया 400 आ गया, सेम आंसर आ गया। तो आप अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम 20 संख्याओं का या 30 संख्याओं का कितनी भी संख्या या n संख्याओं का विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, ध्यान देखिए यहाँ पे विषम होनी चाहिए, संख्याएं स्टार्टिंग से होनी चाहिए, मतलब प्रथम से होनी चाहिए और विषम होनी चाहिए। कितनी भी संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, अगर जित पदों की संख्या को हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा उसका योगफल ज्ञात कर लेंगे, मतलब उसका योगफल मिल जाएगा। इसका मतलब कि इसका ऑप्शन कौन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5 से विभाज्य 3 क्रमागत संख्याओं का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ध्यान समझिए, पदों की संख्या कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और उनका योग कितना दिया हुआ है 225 दिया हुआ है। ध्यान समझिए, हमें मध्य पद निकालना है तो पद कितने हैं कुल मिला के 3 है, मतलब 3 संख्या है। मान लीजिए a b c 3 संख्याएं हैं, तो बीच वाला जो संख्या होगा कौन सा होगा b, मतलब कि दूसरी वाली संख्या। तो मध्य पद क्या निकालेंगे हम, मध्य पद का फॉर्मूला होता है यस बाई n। यस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 225, n का वैल्यू कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है। 3 से काटेंगे 3 7 21, 3 5 15, कितना आ गया 75 आ गया। ध्यान समझिए 75 जो है वो कौन सा है, ये बीच वाला पद है, मतलब कि बी नंबर। देखिए बीच का मतलब कि देखिए 75 जो नंबर जो पद है कौन सा पद है, 3 संख्याएं हैं तो बीच का है, बीच का मतलब कि दूसरा वाला पद है। तो कह रहा है कि सबसे बड़ा, देखिए 5 से क्या होना चाहिए विभाज्य होना चाहिए। 5 से विभाज्य कभी तभी, देखिए पत्तर क्या है 5 से विभाज्य है, तो नेक्स्ट जो 5 से विभाज्य होने वाली इसके बाद जो पद होगा तो कौन सा होगा, इसमें 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 80। ये भी 5 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि आपका आंसर कितना आ गया 80।
ये ऑप्शन डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे जो n का वैल्यू है क्या है, वो सम है, क्योंकि पदों की संख्या 4 दिया हुआ, 4 क्या है, सम है। ध्यान समझिए, अभी तक जो मैं आपको मध्य पद का फॉर्मूला बताता था यस बाई n, उसमें क्या होता था, n क्या होता था, विषम संख्या थी। अभी क्या है, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, मतलब संख्याओं की संख्याएं कितनी है, 4 है। तो मतलब n क्या है, 4 है, 4 क्या है, सम है। इसका मतलब अगर n सम है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा मध्य पद के रूप में, तो हमें दूसरे टिक से निकालना होगा। देखिए लगातार विषम संख्याओं के बारे में कह रहा है, मान लीजिए पहली संख्या क्या है, x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी। क्यों, मान लीजिए अगर पहला विषम 1 होगा, पहली विषम संख्या मान लीजिए 1 है, तो दूसरी विषम संख्या कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि पहली विषम संख्या के बाद जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी सम संख्या, मतलब 1 के बाद 2 आएगा, सम है, तो नेक्स्ट विषम आएगा, फिर सम आएगा। इसका मतलब है कि क्रमागत विषम संख्याओं को लेना है तो पहली संख्या के बाद जो दूसरी संख्या प्राप्त होगी उसमें के बीच अंतर कितने का होगा, 2 का होगा। नेक्स्ट पर देखिए 5 आएगा, मतलब इस समय कितने का अंतर होगा, 2 का अंतर होगा। तो इसी प्रकार हमें मालूम तो है नहीं कौन सा संख्या है पहला, तो मान लीजिए कि x है, दूसरा कितना हो जाएगा, x प्लस 2, तीसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 प्लस 2, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर इन सबको जोड़ दिया जाए, इन सबको जोड़ दिया जाए तो कह रहा है इनका योग कितना है, 208 है। देखिए अब आप इसको पूरा जोड़ लीजिए, देखिए 1x 2x 3x 4x, मतलब कितना x है, 4x प्लस 2 4 2 6 और ये 6 6 12, मतलब 4x प्लस 12 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 208। इनका योग 208 दिया हुआ है। देखिए 4x इक्वल टू हो जाएगा, ये 12 को उस साइड ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 208 में 12 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 196 आ गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 196 बाई 4 क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, कितना बचा, 3 बचा, और 4 9 36, कितना आ गया, 49। ध्यान समझिए यस का वैल्यू कितना आ गया, 49। तो आपसे क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये लास्ट वाली थी, मतलब x प्लस 6, यस का वैल्यू कितना आ गया, 49, एस का वैल्यू कितना आ गया है, 49। देखिए तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये सबसे बड़ी संख्या थी, मतलब कि चौथी, इसका वैल्यू कितना है, 49 में कितना जोड़ना है, 2 प्लस 2 प्लस 2 4, मतलब 6 जोड़ना है, प्लस 6 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 49 प्लस 6 कितना हो गया, 55 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। देखिए इसका मतलब कि ऑप्शन ए सही है। चलिए देखिए, अगर आपको लगता है कि अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। देखिए और आप कमेंट कीजिए कि अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज़ नहीं समझ में आ रही या वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्या आप कमेंट करके जरूर बताइए और हमारा क्लास अब कंटिन्यू चलेगा। जय हिंद।